सिंगल राज आ जाएगा। ये डर की राजनीति नहीं है भाई। मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। मोदी जी फिर चुनाव जीतते हैं, टिके हुए हैं नैतिकता के साथ ना, चोरी से टिके हुए। आग सिर्फ और सिर्फ जो है ना भाजपाइयों के दिल में लगता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कन्हैया का तो जन्म ही जेल में हुआ था, जेल में ही रहने को तैयार है। नेता कौन बनना चाहता है? और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ चूहा लाखों का शराब पी जाता है। 73,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। कन्हैया जी, पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया, किन आधारों पर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? सबसे पहले तो आपका स्वागत है पटने में। आप बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों की तरफ से आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आधार हमारा ये है कि हम बिहार ही रहते हैं, बिहार आते जाते हैं, बिहार में पैदा हुए हैं। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जो है हम बाहर चले गए, तो हम बिहार के लोगों की स्थिति से वाकिफ़ हैं। इसके लिए जो है कोई रिपोर्ट पढ़ने की, कोई जो है अलग से सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 20 साल से हम लोग बिहार में शासन प्रशासन को देख रहे हैं। शासन प्रशासन में सुशासन के तमाम दावों के बावजूद बिहार की स्थिति ये है कि आप किसी भी सेगमेंट की बात कर लें, आप एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, आप सिक्योरिटी की बात कर लें, आप जो है रोज़गार की बात कर लें, इस सरकार के द्वारा कोई भी दावा जो किया जा रहा है वो हकीकत में ज़मीन पे लागू हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी जो है नया अस्पताल नहीं बना है, कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खुला है। बिहार में काम के नाम पे टोल वाली सड़क और टूटने वाली पुल बनी है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ चूहा लाखों का शराब पी जाता है, चूहा मरीज का आईसीयू में पैर कुतर करके चला जाता है। 73,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। और अपराध की बात हो, बलात्कार की बात हो, किसी भी तरह की सिक्योरिटी की बात हो, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। इसीलिए हम ये महसूस करते हैं कि बिहार के लोगों के भीतर बदलाव की एक साइलेंट बयार बह रही है। और यह बदलाव की जो बयार है वो इस बार बदले में नहीं, बदलाव के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। मत प्रतिशत बढ़ा है, सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो बिहार में सरकार बदलेगी। आपने कहा सब कुछ ठीक रहा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जनमत पर, जनता के विवेक पर। और जो अपील किया है राहुल जी ने देश के युवाओं से, बिहार के मतदाताओं से, कि आप भारी संख्या में जो है मतदान कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आखिर में नागरिकों के कंधे पर। कन्हैया कुमार जब बोलते हैं तो पूरे देश में और खासकर बिहार में आग लग जाती है। आखिर छोटे कद के कन्हैया, सिंपल वाइट टी शर्ट, वही राहुल गांधी वाला स्टाइल, हल्की सी दाढ़ी, आखिर क्या है कन्हैया में? नहीं, आग नहीं लगती है। आग क्यों लगेगी? आग सिर्फ और सिर्फ जो है ना भाजपाइयों के दिल में लगता है, बाकी बिहार में आग नहीं लगता है। क्योंकि हम सच बोलते हैं, और सच जो है वो कई बार तीखा होता है, लेकिन सच तो सच होता है। हमारे बोलने से बिहार के लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे लिए कोई बोल रहा है। और राहुल गांधी के स्टाइल की बात आपने की, मैं कहता हूँ राहुल गांधी के कमिटमेंट को आप देखिए। कितनी दाढ़ी है, कौन सा टी शर्ट है, कौन सा पतलून है, ये मायने नहीं रखता है। कोई इंसान किसी प्रदेश के नागरिकों के बारे में, वहाँ के मतदाताओं के बारे में क्या सोचता है? राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार हमारी प्राथमिकता में है, बिहार के लोग हमको जब भी याद करेंगे हम यहाँ हाजिर रहेंगे। बिहार को हम बदलना चाहते हैं, और इसी बदलाव के संकल्प को लेकर के महागठबंधन का निर्माण हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से राहुल जी को बहुत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, और कमिटमेंट आपके, चूंकि बड़े लीडर हैं और आपके लिए एक आदरणीय है, तो वो बातें हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब कन्हैया कुमार बोलते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर की क्या बात है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डायरेक्ट हिट कन्हैया कुमार, इन दोनों पर। नहीं, तो वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, और नागरिक को सवाल पूछने का हक है। और मुझे नागरिक होना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए जो ताकत संविधान ने दी है, उस संविधान की ताकत से ये सवाल हम पूछते हैं। और वो भी तो प्रधानमंत्री हैं, कोई गैंगस्टर थोड़ी है। क्या वो कोई राजा महाराजा हैं, कोई सम्राट हैं कि कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है? क्यों नहीं सवाल पूछ सकता है? भले उनको लगता हो कि वो अवतार हैं,
वो अवतार नहीं है, मनुष्य है। और इस देश की जनता ने उनको वोट दे करके उतने ऊंचे स्थान पे बिठाया है। और लोकतंत्र की ये ताकत है कि अगर आप काम करेंगे तो जनता आपको वहाँ बिठा के रखेगी, नहीं तो जनता आपको उतार देगी। और जनता इनको उतार चुकी है उस स्थान से। और यह बात राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से चुनाव आयोग मना कर दिया। आपने कहा ना एक सवाल कि उससे वो सबूत पेश किया, कोई अवतार हैं, कोई गैंगस्टर हैं। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि उसी राज में जेल जाना पड़ा भैया, जेल की चक्की पीसनी पड़ी, रासुका में बंद रहे, तो क्या हुआ? राष्ट्रद्रोह में बंद रहे, बहुत तकलीफ हुई होगी ना। एक बार आदमी तकलीफ उठा लेता है तो डरता है, कहता है अरे भाई कौन आफत में जाए, कौन जेल में जाए, फिर दोबारा न जाना पड़े। क्यों तकलीफ होगी? मेरा नाम यदि कन्हैया है तो आपको ये याद होना चाहिए कि कन्हैया का तो जन्म ही जेल में हुआ था। कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? जेल में पैदा हुए थे। तो कम से कम अपनी नाम की मर्यादा तो रखूं। और जो है, जब इंद्र को अहंकार हो गया कि वो देवों का राज है, देवों का राजा है, तो जो है अपनी जो है इस उंगली पे जो है कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। और वो जो है अपना राजपाट सब कुछ जो है एक मुट्ठी चावल के दाने के मूल्य में जो है सब कुछ जो है सुदामा को दे दिया था। देखिए, इस देश की परंपरा है निर्भय होना, इसीलिए हमारा जो चिन्ह है वो निर्भयता का चिन्ह है। डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है। ना हम डरे हुए हैं, ना लोगों को डराते हैं, ना डर की हमारी राजनीति है। डरा हुआ इंसान ही नफरत करता है, नफरत फैलाता है। निर्भय रहिए, मुक्त रहिए। यह देश, इस देश की फिलॉसफी, इस देश का इतिहास हमारे आपके होने से ज़्यादा गहरा है। और इस देश का भविष्य भी किसी नेता के कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए पूछा ना कि जब कोई भाई जेल में मजा तो नहीं आया होगा ना। नहीं, मजा और सजा की बात नहीं है। सजा थी कि मजा थी? जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि जब सत्ता को अहंकार हो तो आप बतौर नागरिक जो है उससे सवाल करें और उनको याद दिलाएं कि यह सत्ता जो है आपकी बपौती नहीं है। यह सत्ता लोगों के अधिकारों से बनती है और लोगों के अधिकार यह संविधान तय करता है। और इस संविधान ने लोगों को ये ताकत दिया है कि वो सत्ता से सवाल पूछ सके। आपने कहा ना कि सत्ता से सवाल पूछने के अपराध में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग गया। लगा ना भाई? तो अभी भी तो आप सवाल पूछते हैं ना, आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। आनंद नहीं लगा है? आप पे नहीं लगा है? अभी तक तो नहीं लगा है। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी लग जाए, ताकि कल को जब आप रिटायर होइएगा ना तो अपने जो है ना बेटों, पोतों, बेटियों को ये बता सकें कि एक जो है अहंकारी शासन आया था, उसमें हमारे ऊपर भी जब हम ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे तो रासुका लगाया गया, हमको राष्ट्रद्रोही कहा गया, हम जेल गए। आप क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों की श्रेणी में शामिल होंगे। ये मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप बहुत हमसे भी ज़्यादा कठिन पेशे से जुड़े हुए हैं। पत्रकार अगर सच्चाई दिखाने लगे तो उनकी तो हत्या तक हो जाती है। मुझे तो जो है जेल में ले जाकर के ही छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि इस देश में पत्रकारों की हत्या हो गई। गौरी लंकेश को गोली मार दिया। कम से कम हम तो जीवित हैं। मुझे तो लगभग 1 महीना ही जेल में रहना पड़ा। हमारे साथ और जो नौजवान हैं जो इस देश के लोगों के हित में सवाल पूछते हैं, वो तो 5-5 साल से जेलों में बंद हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जितना इनसे भोगना पड़ा है वो कम भोगना पड़ा है। मैं और भोगने को तैयार हूँ। आवश्यक क्या है, जरूरी क्या है, उसको ईमानदारी से करना चाहिए। लोगों की आवाज उठाने के अपराध में जेल जाने के लिए दोबारा तैयार हूँ और भोगने के लिए तैयार हूँ। जेल में ही रहने को तैयार है। आप ये जान लीजिए कि जब समाज में रहने की स्थिति नहीं बचे, समाज और देश को ही जेल जैसा बना दिया जाए, आपको सवाल पूछने से डर लगने लगे, लोगों को जवाब देने से डर लगने लगे, वैसी परिस्थिति में जब पूरा परिदृश्य ऐसा बन गया हो कि आप खुले में हैं लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जेल में तो सिर्फ दीवार ही दिखती है ना। लेकिन यह जो दास्ता की दीवार आपके दिमाग में बनाई जा रही है, उसको गिराना जरूरी है। कन्हैया, जब आप जेएनयू में थे, प्रेसिडेंट थे, आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने आप तब से देखा, कन्हैया कुमार जो चीज़ लाते हैं या जो भी किक आता है या जो भी आता है, निश्चित रूप से इतने कम उम्र में अगर पूरा देश जान रहा है, मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूं, तो कुछ तो होगा। तो ये जो होगा वाला तत्व था ना, ये कहाँ से आया? पिताजी से आया, माताजी से आया, अपनी परिवेश से आया, अपनी गरीबी से आया, जेएनयू से आया? कहाँ से आया भाई? देखिए, अव्वल तो कोई विशेषता नहीं है, बिल्कुल ये सामान्य बात है
एक सामान्य इंसान की तरह मेरा जीवन अति साधारण है, जिसमें कोई विशेष बात नहीं है। मेरी कहानी वैसी ही है जैसे इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की कहानी होती है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। कहाँ से आई है ये शक्ति? ये शक्ति आती है प्रेम से, ये शक्ति आती है करुणा से, ये शक्ति आते हैं संस्कार से, जिसमें माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, आपका पीयर और आपकी विचारधारा सबका योगदान होता है। बचपन से आप नेता बनना चाह रहे थे? नहीं, नेता कौन बनना चाहता है? नेता तो जो है एक गालिब बन चुका है इस समाज में। कौन नेता बनना चाहता है? नेता बनने की ख्वाहिश मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपने बचपन में पाता है। छात्र नेता तो पैदाइशी नेता होता है, वो करियर बनाता है। कोई आईएएस बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई छात्र राजनीति जमाने की बात कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आप 70-80 के दशक में हैं। नहीं, आप जिस जमाने में थे, आप चुनाव लड़े थे। हम अपने जीवन की एक यात्रा में वहाँ पहुँचे थे। ये कोई प्री प्लान नहीं है, ये कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई आपने कोई नेतृत्व का गुण देखे होंगे साथियों ने, आपके संगठन ने, तभी तो कहा होगा। नेतृत्व का गुण तो होता ही है। तभी तो कहा होगा। जब आप कबड्डी खेल रहे होते हैं तभी आप अपने टीम को नेतृत्व करते हैं। जब आप किसान जो है खेती करने के लिए जाता है तब। तो आपके माँ बाप क्या चाहते थे कि अधिकारी बने? बिहार का तो परिवेश जो है, जो दिल्ली और मुंबई और भेजते हैं, खासकर दिल्ली, तो जेएनयू, तो उनको लगता है कि बेटा मेरा कलेक्टर हो, अधिकारी हो। मेरे माता पिताजी ने मुझे जेएनयू नहीं भेजा। हम अपने जीवन की यात्रा में जेएनयू गए हैं। मेरे माता पिताजी जब हम झोला लेके जा रहे तो इतना ही कहा कि बेटा अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी और सच्चाई से जीना, बस। मेरे माता पिताजी बहुत ही अति साधारण मनुष्य हैं और उनकी ख्वाहिशें भी बहुत साधारण है। पिताजी अब हमारे रहे नहीं, हमारी माताजी हैं, वो आज भी आंगनबाड़ी की नौकरी करती हैं। अच्छा, काम करती हैं आंगनबाड़ी की नौकरी में? हाँ, वो अपना काम करती हैं। मेरे भाई जो हैं वो गाय पालते हैं, ठीक है, और आजकल जो है वो कोशिश कर रहे हैं बाहर कहीं कोई काम मिल जाए। मेरी बहन नर्स की नौकरी करती है और मेरा भाई जो है अपना कुछ छोटा मोटा जो है ना रोजगार कर लेता है। हम लोग बहुत ही साधारण परिवार के लोग हैं। हमारी स्थिति भी बहुत साधारण है और हमारे जीवन जीने का तरीका भी बहुत साधारण है। ना हमारे माता पिता को ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि बेटा नेता बन जाए, ना मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि मैं नेता बन जाऊं। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी कहानी बिल्कुल ऑर्डिनरी कहानी है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं है। इसमें जो हाईलाइट आज मिल रहा है और ये कैमरा और लाइट जो मिल रहा है, जो माँ बाप ने एक नैतिकता सिखाई कि अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई से जियो, वही कर रहे हैं, उससे इतर कुछ भी नहीं। कन्हैया में कुछ तो देखा होगा, लेफ्ट पार्टीज ने कहा कि भाई बेगूसराय लड़ जाओ, भाई इधर अध्यक्ष उधर चुनाव। भाई लोकसभा का देखिए कन्हैया भाई, हम लोग भी बहुत दिन से कर रहे हैं पत्रकारिता, इतना आसानी से टिकट नहीं मिलता किसी को पार्टी से कि चलो भैया बेगूसराय लड़ो, उधर अध्यक्ष हुए, उधर जेल गए, उधर चलो बेगूसराय लड़ लो। कुछ तो था, कुछ तो देखा, या आपने मांगा होगा? कुछ नहीं था। इसके बारे में ना मुझे लगता है लूथर ने कहा है शायद कि जब बुरे लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं ना तो अच्छे लोगों की चुप्पी जो है चुभने लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई अप्रत्याशित गुण है। जो साहस मैं दिखा पा रहा हूँ वो साहस कोई भी इंसान दिखा सकता है, लेकिन जब लोग साहस दिखाने की बजाय चुप रहना बेहतर समझने लगते हैं तो साहस जो है वो उसकी शक्ति या वो बहुत अप्रत्याशित लगने लगता है। हमने बस साहस दिखाया सवाल पूछने का, और हमारी पार्टी ने, जब हम सीपीआई में थे, उन्होंने भरोसा जताया। उसके बाद जब हम कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस नेतृत्व ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। अच्छा, कांग्रेस में जब आए आप, अचानक इतना बड़ा पद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस जो हम लोगों ने भी कवर किया है, वर्किंग कमेटी में जाना बुढ़ौती लग जाती है। अरे तो वर्किंग कमेटी है ना, नॉन वर्किंग कमेटी नहीं है ना। तो जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम करना है, और आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इस सत्ता के सामने, इस अहंकारी सत्ता के सामने आप डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, यही सवाल है ना। तो जो वर्किंग कमेटी है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको अवसर दिया जाता है। ये कोई परमानेंट सीट ऑफ पावर तो नहीं है, लेकिन अवसर तुरंत मिलना, अगर हम नहीं, तुरंत तो नहीं मिला। मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए हैं। उससे पहले जो है हम लगातार वही काम कर रहे हैं जो पिछले 1 दशक से कर रहे हैं, आवाज उठाने का। तो जब आप मिले, जेल जाए हुए मुझे 10 साल जी, जब मिले आप राहुल जी से, तो राहुल जी
से आप मिले तो उनको लेकर भी तो कोई उम्मीद होगी आपकी कि यार मैं मिल रहा हूँ राहुल गांधी से, यही है नेता जिसकी मुझे खोज थी। नहीं, ये बात सिर्फ मुझे नहीं लग रही है, ये बात पूरे देश को लग रही है। तभी तो जो है आज वो संवैधानिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है एकदम। और मेरा ये कहना है कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा आपका संबंध कैसा है, हमारा किसी और के साथ संबंध कैसा है। महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनका जीवन कैसा है, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनके संबंधों की क्या। उसको तो हम लोग देख ही रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और आप बोल ही रहे हैं, हम लोग भी कवर कर रहे हैं, लेकिन सवाल पे टिके रहना जरूरी है। निश्चित रूप से उस पे जो नहीं टिकेगा उसको जनता बाहर कर देगी, चाहे वो पत्रकार हो और चाहे नेता हो। भाई साफ बात है, जनता बहुत हाँ, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि सेलिब्रिटी कौन सा परफ्यूम लगाता है, वो हंसते हैं तो कितने इंच का स्माइल होता है, वो जमाना गया, कौन से कलर की शादी। कभी जमाना होता था, देश काल परिस्थितियां बदलती हैं। हाँ, अब सोशल मीडिया का जमाना, जनोन्मुखी मुद्दे, जनोन्मुखी सवाल, जनता के जीवन की वास्तविक स्थिति, सरकार और सत्ता की कार्यवाही, उसका रिपोर्ट कार्ड, इस पर राजनीतिक विमर्श होना चाहिए। होता भी है, अगर नहीं होता तो मैं देखिए, जो वेशभूषा है बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। आप जिस तरीके से हैं, बहुत सारे चेले आपके इस देश में पैदा हो गए होंगे, नहीं वो अनुयायी पैदा होंगे, हम लोग भी देखते हैं, लोग नागरिक बने, नागरिक। हाँ, तो दास बोध से मुक्त रहे। हाँ, तो आपका जैसे ये वेशभूषा है, बुरा ना मानिएगा, एक सिंपल सा, मतलब इससे कुछ नहीं, लेकिन ये माइंडसेट बहुत कुछ। मैं अगर ये चश्मा लगाया हूं, मेरा माइंडसेट बता रहा होगा, जूता, ये सब चीजें होती हैं। राहुल जी का एक कैंपेन है। हाँ, राहुल जी का कैंपेन ये है कि इस देश में कहीं भी अन्याय हो रहा है तो आप न्याय योद्धा बन करके, संविधान सेनानी बन करके उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। आप जैसे उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, आप प्रदर्शन कर सकते हैं तो प्रदर्शन करें, आप कहीं जाकर के कोई मेमोरेंडम दे सकते हैं किसी ऑफिस में तो मेमोरेंडम दें, और जो दोषी व्यक्ति हैं उसके सामने जनता की एक शक्ति बन करके खड़े हों। और इस मूवमेंट को उन्होंने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कहा है, इसीलिए हमारी ये वेशभूषा। ये बात है, नहीं तो कलफ लगा हुआ कुर्ता, झक, जैकेट और शानदार शूज। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी थी, लोग कहते हैं ना, अरे रहना सीखो कांग्रेसियों से, शासन चलाना कांग्रेसियों से सीखो, सत्ता चलाना, सुख भोगना गांधी वाली कांग्रेस। यस 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 यस, एकदम सही कहा। आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुनते, अरे यार ये तो कांग्रेसी लगता है। जब वो कहते हैं ना कि एक कांग्रेसी, तो एक ऐश्वर्य, एक नफासत, एक स्टाइल, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन तक शासन किया ना कांग्रेस ने, तो लोग कहते हैं अरे इसको शासन चलाने नहीं आता, स्टाइल नहीं है, बिना संघर्ष के शासन बहुत दिन दिखता है। जी, तो वो स्टाइल आप में दिखती नहीं ना, वो कलफ, वो जैकेट। अरे ब्लॉक लेवल का एक नेता है, वो भी जैकेट, कुर्ता पैजामा, कलफ, ड्राई क्लीन सब है, लेकिन सिंपल कभी आता नहीं है ना। हमने आपको कहा ना कि हमको गांधी वाली कांग्रेस, वो कांग्रेस चाहिए जो इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है। कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन के दौरान पैदा हुई, आज़ादी के संघर्षों से तप करके पैदा हुई। कांग्रेस में ऐसे ऐसे त्यागी नेता हुए, और सिर्फ एक गांधी नहीं, पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, पूरा का पूरा एक सीरीज है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो सीरीज आपको भी पता है, हमको भी पता है, कांग्रेस संघर्षों का प्लेटफॉर्म बने, ये आज देश की मैं यही कह रहा हूँ। राहुल गांधी की जो स्टाइल है, इसको बुरा मत लीजिएगा। राहुल गांधी अगर फॉलो करते हैं, बेफिक्र रहते हैं, क्या जूता पहनना है, क्या खाना है, कैसे दाढ़ी कहाँ तक बढ़ गई, क्या कपड़ा पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए, ये भारतीय राजनीति का वस्त्र नहीं था ना, ये बेफिक्री का वस्त्र है। तो उसी को पालन करते हैं कन्हैया कुमार, कि हम एक मिनट, कि हम जनता के लिए हैं, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें इससे लेना देना नहीं भैया, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, यही है ना। देखिए, अगर हम जनता से अलग होंगे, जनता के दुख तकलीफों से अलग होंगे, जनता के सवालों से अपने आप को काट करके रखेंगे, तो जनता भी अपने आप को हमसे काट लेगी। देखिए, गांधी क्यों सफल हुए 200 साल के अंग्रेजी ब्रितानी हुकूमत को हराने में? साधारण जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती थी। ठीक बात। वो जनता के संघर्षों में शामिल होते थे, वो जनता के सवालों को लेकर के अडिग थे, वो सत्ता के सामने निर्भय होकर के अपनी बात को रखते थे, और ये भारतीयता की परंपरा है। ठीक बात है।
और ये परंपरा आपको इस देश के दर्शन में मिलेगा। ये परंपरा आपको वेदांत से लेकर के नानक, कबीर, उनके जीवन मैं समझ गया। मेरा सवाल ये है कि आप कन्हैया कुमार कम समय में कांग्रेस में आना, कम उम्र होना, बड़े बड़े नेताओं से ऊपर चले जाना, एक चुनौती महसूस करते हैं, थ्रेट महसूस करते हैं। हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जब किसी बात करते हैं कांग्रेसी से, नेता से, तो वो बहुत जलन रखते हैं कन्हैया कुमार से। नहीं, हमसे क्यों जलन रखेंगे? कौन सा जो है हम सरकार बना लिए हैं, कौन सा जो है मंत्री पद ले लिए हैं। संघर्ष का समय है, सब लोगों को हाथ जोड़ करके कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करना है। जलन तो तब होगी ना जब जलाने के लिए कुछ होगा। है ना, राहुल गांधी आते हैं, साथ में पानी में कूदाते हैं, मछली पकड़वाते हैं, और बड़े बड़े नेता कलफ लगाए दूर बैठे रह जाते हैं। जलन है ना भाई? नहीं, कोई जलन नहीं है। फिर आपको मैं कहता हूँ, निवेदन है मेरा ये हाथ जोड़ करके आपके दर्शकों के लिए, राजनीति को सास बहू का धारावाहिक, सास बहू का सीरियल बनाना बंद किया जाए। और ये दो व्यक्तियों के बीच में कौन किसके साथ है, कौन किससे अलग है, ये सब अनावश्यक बात है। इससे लोगों के जीवन से कोई फर्क नहीं है। देखिए कन्हैया भाई, एक बात बताऊं, किसी का बॉस, वो भी सुप्रीम बॉस, देखिए खाना में मसाला अच्छा लगता है, न्यूज में नहीं अच्छा लगता है। ये भोंडापन लगता है। मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। खाना में मसाला अच्छा लगेगा, न्यूज में मसाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जनता जब देखती है ना, उसको लगता है कि इससे मेरे जीवन से क्या फर्क। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। कन्हैया कुमार नहीं, हाड़ मांस के कन्हैया कुमार नहीं है, आइडियल है। तभी कांग्रेस का दूर बैठा हुआ कार्यकर्ता भी ना देखता है, यार कन्हैया जैसा बनना है, मुझे राहुल गांधी जैसा बनना है, मुझे प्रियंका गांधी जैसा बनना है। तो नेता सार्वजनिक होता है साहब, ये छौंका भोंडापन वाला मामला नहीं है। वो आइडियल होता है, दूर बैठा। जब आप मौर्या के होटल से नीचे उतरते होंगे ना, इसको बोलने की जरूरत नहीं है ना, आइडियल होता है। आप खा के आए हैं, आप नहा के आए हैं, इसको कहने नहीं, मैं बात उसकी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कन्हैया का जो एक्सपोजर लोग देखते हैं तो लोग जलते हैं। व्यक्तिगत गुणगान से कोई लेना देना नहीं है समाज का, समूह का, देश का। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। हम क्या हैं, नहीं हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। एक्शन सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होता है, और आप जो व्यवहार करेंगे वही आपके व्यवहार में दिखेगा। आप अपने व्यवहार में ऑथेंटिक रहें, ड्रामेबाजी नहीं करें, नौटंकी नहीं करें, जनता को बेवकूफ़ ना समझें, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। तो इन बातों को कहने का क्या जरूरत है? गांधी किसी को दिखाने के लिए थोड़ी धोती पहनते थे, गांधी किसी को दिखाने के लिए थोड़ी जो है सूट काटते थे। गांधी का जो जीवन था, वो जीवन ही उनकी कहानी कहता था। गांधी अपनी कहानी थोड़ी जाकर के सुना रहे थे, अपने लिए थोड़ी आर्टिकल लिख रहे थे। आप ऐसा काम कीजिए ना कि लोग आपके बारे में बात करें, आपको अपने बारे में बात करने की जरूरत। कन्हैया भैया, मैं आपको बात बताऊं कि एआईसीसी बीट रिपोर्टर के नाते जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो राहुल जी के साथ लगभग आधा दर्जन बार बीट रिपोर्टर के नाते चाय पीने का हमें भी अवसर प्राप्त है। तो मैंने जो फील किया है, मैं पूछ रहा हूं क्या आपने फील किया? वो मैंने फील किया कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाते राजनीति में। ऐसा मैंने 6 बार के चाय पीने में, हम सारे बीट के लोग थे, तो हमने देखा। आपने क्या देखा उनमें? देखिए, आप तो पहले तो दिल और दिमाग और शरीर को अलग मत कीजिए। किसी इंसान का दिल, दिमाग और शरीर अगर वो अलाइन है, वो एक जैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो इंसान जेन्युइन और ऑथेंटिक होता है। ठीक। राहुल जी का व्यवहार, उसमें आपको एक ऑनेस्टी दिखेगी, एक सच्चाई दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनका दिल, दिमाग और शरीर जो है ना, वो अलाइंड है। ठीक। और जब आप खुद डरे होंगे तो आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, किसी के प्रति नफरत होगा। जब आप डरे होंगे तो आप दूसरे को डराएंगे, जब आप डरे होंगे तो आप झूठ बोलेंगे, और एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 तरह का झूठ बोलेंगे। तो इंसान को हमेशा अपने व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, और दिल, दिमाग और शरीर वो एक अलाइनमेंट में रहे। ऐसी जो है साधना, ऐसी कोशिश, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा आप राहुल जी में देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं देखते हैं। ये उनके साथ जब हम यात्रा में चल रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ, तो आप जानते हैं कि कोई अनजान महिला किसी अनजान पुरुष से उस आत्मीयता से नहीं मिलती है। उस रास्ते में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान जिस आत्मीयता से उनसे आकर के मिल रहे थे, वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो पार्टी के वर्कर नहीं थे, पार्टी के लीडर नहीं थे। वो आपको देख के पता चल जाएगा, वो आम जनता थी, वो ऑर्गेनिक जनता थी।
उस इंसान को रोड पे चलता हुआ देख करके उनके मन में जो करुणा और प्रेम उमड़ रहा था और उनके मन में जो लोगों के प्रति करुणा और प्रेम है, ये उसका मिलन था। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि राजनीति को आज जितना पीआर, स्टंटबाजी, बताने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, ये जो अलग अलग तरह का लोग जीवन जीते हैं, जो कहते हैं ना हिपोक्रेटिक लाइफ, इसी से जो है राजनीति की ऑथेंटिसिटी चली जाती है, राजनीति की नैतिकता चली जाती है। और जब राजनीति में नैतिकता नहीं होना तो ये अपराध है। ये वो महत्वाकांक्षा है जो आपको किसी को कुछ देना नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने लिए कुछ छोड़ नहीं पाए हैं तो आप दूसरे को क्या दे देंगे। आप एक्चुअली लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और उनको बेवकूफ़ बना करके सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। राजनीति इस जगह पे बहुत समय तक टिकी नहीं रह सकती है। राजनीति के लिए नैतिकता जरूरी है। अगर आज़ादी के आंदोलन में नैतिक बल नहीं होता तो हम अंग्रेजों को नहीं हरा। आपने कहा ना कि टिके रहने के लिए नैतिकता जरूरी है, तो 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी फिर चुनाव जीतते हैं, टिके हुए हैं नैतिकता के साथ ना? चोरी से टिके हुए। अब इसके सबूत आ गए हैं। 400 का दावा था, चोरी करने के बाद भी 240 पे रुक गए। यह सरकार अल्पमत की सरकार है और ये अल्पमत भी जो बहुमत के नाम पे प्रचारित किया जा रहा है, बहुप्रचारित किया जा रहा है, वो चोरी से है। और इस बात में अगर दम नहीं होता तो इतनी बौखलाहट नहीं होती भाजपा में। हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, अपने चुनाव आयोग से पूछते हैं। भाजपा का आईटी सेल नहीं है चुनाव आयोग। हम अपने मुख्य चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, जब आप बीजेपी के मंत्री देते हैं, ये कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता कब बना है, कैसे बना है, किन परिस्थितियों में बना है? इस पे देश की जनता को विचार करना चाहिए। नैतिक नहीं है लोग, बिल्कुल नहीं है। अगर वो नैतिक होते तो जो है ना खुद डरे होते, ना जो है देश और समाज को डरा रहे होते। क्या कहते हैं, क्यों जो है बिहार के चुनाव में आकर के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? क्यों करते हैं? क्यों कट्टे की बात कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जो है जंगल राज आ जाएगा? ये डर की राजनीति नहीं है। क्यों कहते हैं कि भाई मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा? क्यों जो है शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं? क्या ये डर की राजनीति नहीं है? ये बंटवारे की राजनीति नहीं है? ये नफरत की राजनीति नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि ये सत्ता जो है वो अस्थाई नहीं है। यहाँ पे हम अनैतिक तरीके से बैठे हुए हैं, ये कभी भी हमसे छीन जाएगी। और वो पूरा का पूरा जो नेक्सस बना है, चोर मित्र, चोर ब्यूरोक्रेट, माफिया, ये उसका जो नेक्सस है, उस नेक्सस को डर लग रहा है कि जनता एक दिन जो है ना अपनी पूरी ताकत से जो है झूठ की सत्ता को गिरा देगी। और इसीलिए उसको टिकाए रखने के लिए जो अनैतिक है, अनैतिकता पे अनैतिकता किए जा रहे हैं, ये हारेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ। नीतीश जी का क्रेज तो खत्म नहीं है, यहाँ पे सिंपैथी है उनको लेके, आप भी अटैक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो सिंपैथी होगी ना, वो जिस स्थिति में है उसमें सिंपैथी तो होनी ही चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान जब अपनी अंतिम अवस्था में हो, बुजुर्ग हो, तो उनके प्रति सिंपैथी रखना ही हमारा संस्कार है। वो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो है उनके प्रति बिहार के लोगों की जो सहिष्णुता है और जो उनकी सिंपैथी है उसको हम समझेंगे नहीं। उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बिहार के लोग जान रहे हैं कि भाजपा ने नीतीश जी को निपटाने का प्लान बनाया है। यह कार्यक्रम वो 2020 में ही कर लेना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, तो कार्यक्रम को 2025 में करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। बिहार में बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले चरण में हमने बहुत अच्छा किया है, दूसरे चरण में हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। एक बात पूछूं, अब मुझे आखिरी सवाल, मुझे अब आज आदेश दीजिए। आखिरी सवाल है, मुझे जाना है। अच्छा, फिर कभी। लेकिन सिंपैथी बहुत महत्वपूर्ण होती है इस देश में। अच्छी बात है, मेरी लहर आती है सिंपैथी से। मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।